चार चीज़ें आपकी और बेसिक सी बच जाती हैं, उनको देखते हैं हम। देखिए, महासागरों की औसत गहराई बात कर चुके हैं वैसे हम ये सारी, लेकिन क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो इससे जुड़ा हुआ है इसलिए वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक दो बच्चों को समझ में नहीं आया था। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? औसत गहराई है 3800 मीटर। ये बात कर चुके थे हम कि महासागरों की जो औसत गहराई बात करी गई है वो है हमारी 3800 मीटर। ठीक है, अब पृथ्वी की जो और महाद्वीपों की, महासागरों की तो गहराई की बात हो गई, और महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 840 मीटर। देखो, ये औसत निकाल रखा है। महासागरों की औसत गहराई तो है 3800 और महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है 840 मीटर। आप ये नहीं कह देंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो इतनी है, लेकिन हमने औसत निकाला है। ठीक है, तो इसलिए 840 मीटर है। अब एक दो चीजें आती हैं, जैसे पृथ्वी पर अधिकतम से न्यूनतम जल का वितरण। पृथ्वी पर अधिकतम से पृथ्वी का अधिकतम से न्यूनतम जल का जो वितरण किया गया है वो किस प्रकार से? हिमानी के रूप में देखेंगे। हिमानी यानी जो बर्फ के रूप में जो जमा हुआ है। 75% जो जल है, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। भूमिगत जल, नदी व झील, फिर एक आता है हमारा वायुमंडल। ठीक, देखिए, पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए 100% जल है। 100% ही मान के चलते हैं हर चीज को हम। 100% जो जल है उसमें से 75% जल ऐसा है जो हिमानी यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो वो हमारे यूज का नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना इस चीज को, कि जो जल है हमारे पास, मान लीजिए कि जितना भी जल है वो हमारे पास 100% है। 100% का 75% तो हिमानी के रूप में है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आप देखेंगे कि हमें कितना जल शुद्ध मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। हिमानी के रूप में 75% तो जमा हुआ है, तो क्या हुआ कि ये तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो ये तो हमारे किसी यूज का है ही नहीं, तो 75% हमने हटा दिया, बचा 25% अब जल। इसमें से 24.57% जल ऐसा है जो भूमिगत जल है, यानी कि जो जमीन के अंदर है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे ये बोरवेल वगैरह आप करते हो ना, तो वो हमारा भूमिगत जल ही निकल के आता है। तो 24% जो जल है वो हमारे पास भूमिगत जल के रूप में है। बचा अब कितना? 0.3%। 0.3% ही बचा ना। अब देखिए 0.06, ध्यान रखना 0.06 लिखा है हमने, इतना नदी और झील के रूप में हमारे पास जल है, और 0.03% क्या है हमारे पास? वायुमंडल में उपलब्ध है। तो इससे आपको समझना है कि जो हमारे पास शुद्ध जल है वो इतना है, लेकिन वास्तव में हमें मिलता कितना है? हमें सिर्फ जो है 0.3% जो जल है। इस प्रकार से जो जल का वितरण किया हुआ है, कुछ हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं, कुछ नदी झीलों से प्राप्त करते हैं, कुछ हमारे पास वायुमंडल से बारिश के माध्यम से आता है। टोटल मिला के हमें 2 से 3% पानी, 0.3% जल हमें प्राप्त होता है। क्लियर हुई ये चीज़ें? अभी तक किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बात करनी है कि संसार में निम्न महासागर माने गए हैं, जो हमने बात कर ली थी। प्रशांत महासागर था हमारा, ठीक है, लेकिन फिर से हम इनको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से महासागर है। एक था हमारा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, 46% भाग पर यह फैला हुआ है, पूरी पृथ्वी के 46% भाग पर यह फैला हुआ है। चंद्रमा का कुल आयतन प्रशांत महासागर के जल के आयतन के समकक्ष माना गया है।
जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर माना गया है, जिसका क्षेत्रफल 46 किलोमीटर के 46% है टोटल का। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ें। दूसरा हम लोगों ने देखा था अटलांटिक महासागर, एक था हिंद महासागर, ठीक है। आर्कटिक, आर्कटिक की बात करी थी ना कि जो टिका हुआ है, याद करने का एक तरीका बताया था, आर्कटिक। और एक आता है हमारा अंटार्कटिक। अब देखिए अंटार्कटिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सन 2000 तक, 2000 सन तक क्या था कि इसे महासागर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मतलब जो अंटार्कटिका था इसको सन 2000 में हमने क्या कर लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक जो संघ है उसने इसको महासागर के रूप में स्वीकार कर लिया था। पर क्योंकि अंटार्कटिका पूरा जो है वो बर्फ़ से जमा हुआ है तो इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल काम था, स्वीकृत कर लिया। परंतु क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय विज्ञान संगठन है इसने इसको अंतिम स्वीकृति नहीं दी। इसमें क्या हुआ कि अंटार्कटिका तट से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक महासागरीय विस्तार को शामिल किया गया और लास्ट में ये माना गया कि इसको जो है महासागर नहीं माना जाएगा। लेकिन बीच में इसको महासागर माना गया था और कई बार अगर आपको मिल जाता है ऑप्शन के अंदर तो आप देखेंगे कि अगर ये सारे हैं और आपको एक निकालना है तो आप इसको निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी हमारी महासागरों के बारे में। एक और चीज़ थी अटलांटिक महासागर की, हमने बात कर ली थी कि इधर तो था वो कौन सा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर था हमारा यूरोप और अफ्रीका। तो जो ये वाला जो भाग है ये हमारा कौन सा था, अटलांटिक महासागर था। इस अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक क्षेत्र है, कौन सा, सारगासो भी बोलते हैं, सारगोसा भी बोलते हैं, सारगोसा सागर, जो यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसमें जो है जल क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या है सारगोसा सागर की, कि इसमें जो जल होता है वो स्थिर होता है। मतलब जल जो है वो स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर सारगोसा नाम की एक घास भी मिलती है, इसलिए इसका नाम सारगोसा सागर पड़ गया है। सारी चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि सारगोसा सागर का सारगोसा नाम क्यों पड़ा था। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। कल से हम इसमें देखेंगे हमारा एक चीज़ और है, उच्चतामितीय वक्र, जो हमारे स्थल रूप है, जो हमारा उच्चावच है, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।